हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से GF-17 ब्लॉक 3 अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट नहीं हो सका। GF-17 ब्लॉक 3 किस वजह से लेट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो GF-17 ब्लॉक 3 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो मेजर अपग्रेडेशन प्लान की थी, उनमें एक चीन माउंटेड हार्ड पॉइंट एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने के लिए ड्यूल रैक्स, इसके अलावा एक नया AES रडार, न्यू जनरेशन के मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स और रडार अप्रोच वार्निंग रिसीवर्स, इसी तरह से एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और एक हेड अप डिस्प्ले और नेक्स्ट जनरेशन के PL-10 और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स वगैरह। ये तमाम अपग्रेडेशन ब्लॉक 3 के अंदर पहले ही की जा चुकी हैं। ब्लॉक 3 की अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जिसमें GF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स की J-10 और ZD-03 अवैक्स के साथ जो है वो प्रवास कर रहा था। और इस तस्वीर के अंदर ब्लॉक 3 के ऊपर एक PL-10 और PL-15 जो मिसाइल्स हैं उनको देखा जा सकता है। लेकिन एक अपग्रेड जो कि ब्लॉक 3 के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्लान की थी, लेकिन अभी तक ये अपग्रेड ब्लॉक 3 के अंदर नहीं की जा सकी, वो GF-17 ब्लॉक 3 का इंजन है। और यही एक पॉसिबल रीजन नजर आती है कि जिसकी वजह से अभी तक ब्लॉक 3 जो एयरक्राफ्ट है, इसे पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के अंदर इंडक्ट नहीं किया जा सका। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ब्लॉक 3 के लिए RD-93 का जो एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, RD-93MA इंजन, जिसका जो थ्रस्ट है उसके बारे में ये अंदाजा था कि ये 90 किलो न्यूटन से जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन ये जो इंजन है ये अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स को जो है वो सप्लाई नहीं किया गया रशिया की तरफ से। इसकी वजह ये है कि रशिया और जो यूक्रेन की अभी जंग चल रही है, इस जंग की वजह से रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अपनी मिलिट्री और एयरफोर्स और नेवी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं और जो वेपन सिस्टम्स हैं उनकी डिलीवरी जो है वो कर रही है। और रशिया की जो आर्मी है उनकी सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त रशिया की जो मिलिट्री है, जो एयरफोर्स है और उनकी नेवी, उन्हें भी वेपन्स की जो शॉर्टेज है, वेपन्स की कमी का सामना है। इसके अलावा रशिया के ऊपर बहुत सारी जो आलमी पाबंदियां हैं वो भी लगी हुई है, जिसकी वजह से रशिया से अभी कोई वेपन इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और इन्हीं रीजंस की वजह से रशिया ने अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स को RD-93 जो MA इंजन है वो सप्लाई नहीं किया। अगर इस हवाले से बात की जाए कि ब्लॉक 3 को एक इम्प्रूव्ड जो इंजन है उसकी जरूरत किस वजह से है, तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि ब्लॉक 3 की जो पेलोड कैपेसिटी है उसके अंदर इजाफा किया गया है। ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट एक वक्त के अंदर 4 एयर टू एयर मिसाइल्स और 3 जो फ्यूल के ड्रॉप टैंक्स थे उनको ही कैरी करता था। लेकिन ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट ड्यूल रैक्स की वजह से एक वक्त के अंदर 6 एयर टू एयर मिसाइल्स, फ्यूल के 3 ड्रॉप टैंक्स और एक टारगेटिंग पोड या एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की जो पोड है उसको कैरी कर सकता है। पेलोड कैपेसिटी के अंदर इजाफे के अलावा ब्लॉक 3 के अंदर जो न्यू जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड किए गए हैं, जिनमें एक नया AES रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, हेड अप डिस्प्ले, न्यू जनरेशन के रडार वार्निंग रिसीवर्स और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स। इसी तरह से जो एक नई KJ-600 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोड जो GF-17 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट की गई है। ये जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनको अपने जो मिशन है उनको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा पावर जो है वो रिक्वायर्ड होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम ब्लॉक 3 का जो नया AES रडार है KLJ-7A, इसकी बात करें तो इस रडार को एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावर जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और अगर ये पावर इस रडार को प्रोवाइड की जाएगी तो तभी ये जो रडार है ये कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी से किसी भी फाइटर जेट को लॉक कर सकेगा और आपका जो PL-15 मिसाइल है आप उसकी जो मैक्सिमम रेंज है उसको यूज कर सकेंगे। लेकिन अगर इस रडार को जो पावर रिक्वायर्ड है वही प्रोवाइड नहीं की जाती तो ये जो रडार है ये इतनी दूर से किसी भी फाइटर जेट को डिटेक्ट ही नहीं कर सकेगा। जब ये डिटेक्ट नहीं करेगा तो आपका जो PL-15 मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर है, आप उसकी रेंज को इफेक्टिवली यूज ही नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से जो KJ-600 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की पोड ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट की गई है, इस पोड को भी जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के मिशन है उनको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा जो पावर है वो रिक्वायर्ड है। तो ये जो पावर ब्लॉक 3 को रिक्वायर्ड है, ब्लॉक 3 को ज्यादा पेलोड कैरी करने के लिए और इसके नए इलेक्ट्रॉनिक्स को, ये जो पावर है ये RD-93 जो कि पुराना इंजन है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने ब्लॉक 3 के लिए RD-93MA इंजन जो है उसको चूज किया था। लेकिन बदकिस्मती से ये जो इंजन है ये इस वक्त अवेलेबल नहीं है। यही एक पॉसिबल रीजन नजर आती है कि जिसकी वजह से अभी तक ब्लॉक 3 जो एयरक्राफ्ट है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के अंदर इंडक्ट नहीं किया जा सका। फ्रेंड्स, ये हमारी राय है कि अभी तक ब्लॉक 3 जो है उसको
पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के अंदर क्यों नहीं इंडक्ट किया गया। इसके अलावा और भी कोई पॉसिबल जो रीजन है वो हो सकती है, लेकिन ये जो इंजन की प्रॉब्लम है ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो कि ब्लॉक 3 के अंदर मौजूद है और ब्लॉक 3 को एक पहले की निस्बत ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए और यकीनी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स भी जो ये इंजन की प्रॉब्लम है उससे बखूबी आगाह है और इसके सोल्यूशन के ऊपर भी बहुत तेजी के साथ जो वर्किंग है वो जारी है। इस हवाले से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ब्लॉक 3 के इंजन के हवाले से हमारे लिए जो एक सरप्राइज है वो मौजूद है। RD-93 MA इंजन जो है इसकी रिप्लेसमेंट के हवाले से बात की जाए तो अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर सिर्फ एक चाइनीज साख्ता WS-13E जो इंजन है वही मौजूद है। याद रहे कि WS-13E इंजन को 2012 के अंदर ही GF-17 के ऊपर इंटीग्रेट करके टेस्ट जो है वो किया जा चुका है। WS-13 जो इंजन है इसे 2000 के अंदर बनाना स्टार्ट किया गया था और चाइना ने इस इंजन को GF-17 और J-31 जो फाइटर जेट है इन दोनों फाइटर जेट्स के लिए ही डेवलप किया है। WS-13E WS-13 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है और इसका मैक्सिमम थ्रस्ट 100 किलो न्यूटन है जो कि GF-17 ब्लॉक 3 की जो पावर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बहुत ही बखूबी पूरा कर सकता है। इसके अलावा अगर इसकी सर्विस लाइफ की बात की जाए तो जो WS-13 का बेस वेरिएंट था उसकी सर्विस लाइफ 2200 घंटे थी और उसका मैक्सिमम थ्रस्ट 86 किलो न्यूटन था। क्योंकि WS-13E जो इंजन है इसकी थ्रस्ट के अंदर भी इजाफा किया गया है तो यकीनी तौर पर इसकी जो सर्विस लाइफ है उसको भी इम्प्रूव किया गया होगा। लेकिन WS-13E की ब्लॉक 3 के साथ जो एक इंटीग्रेशन है उसके अंदर एक इशू जो है वो ये आ सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इस इंजन को ओवरहाल करने के लिए और मेंटेन करने के लिए एक जो पूरी फैसिलिटी है उसको दोबारा से कायम करना पड़ेगा जो कि यकीनी तौर पर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। RD-93 इंजन को पाकिस्तान के अंदर मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही एक जो फैसिलिटी है उसको कायम कर चुकी है, तो अब अगर एक नई फैसिलिटी को कायम करना पड़ता है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो जरूर होगा लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।